जी आइए, आपका स्वागत है केमिस्ट्री चैप्टर 1 में नई ट्यूटोरियल पर, जो चैप्टर था सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, लेक्चर नंबर 6 में। लेक्चर नंबर 5 में जो हमने जो एंड किया था वो यही किया था कि जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस थे, तो हमने 5 लॉज पढ़े थे। 5 पे लॉज जो था, लॉ ऑफ अवोगाड्रोस लॉज जो था, उसके हमने यूज़ देखे थे। ठीक है, वहाँ हमने एंड कर दिया था 5th लेक्चर में। ठीक है, ये 6th लेक्चर है, इसमें हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जो डाल्टन्स, हम जानते हैं कि डाल्टन का नाम हमने काफ़ी सुना है। ठीक है, 9th से सुनते आ रहे हैं। जॉन डाल्टन, जो ठीक है, जॉन डाल्टन इंग्लिश केमिस्ट, ब्रिटिश थे, ब्रिटेन में पढ़ाते थे। ठीक है, तो इनकी ही एक एटॉमिक थ्योरी आई, काफ़ी मोटिवेटेड इनकी लाइफ रही। ठीक है, काफ़ी इन्होंने मतलब अपनी पढ़ाई की तरफ डिवोटेड थे। फिर इन्होंने जो खोजा वो काफ़ी रिसर्च करने के बाद जो उनकी जो संकल्पना रही वो ये रही कि ठीक है, उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी। केमिस्ट काफ़ी साल पढ़ाया है इन्होंने, रसायन विज्ञान। ठीक, तो इनकी जो एटॉमिक थ्योरी थी जो हमने पढ़ रखी है, अब फिर से एक बार देखते हैं, 11th के सिलेबस में भी है। तो जॉन डाल्टन जी क्या कहते, तो कहते हैं एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल या फिर इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मैटर। ठीक है, और दूसरी लाइन जो थी इसमें ये थी, हम समझ गए कि एटम सबसे छोटा कण है पदार्थ का। ठीक है, ये किसी सब्सटेंस का सबसे छोटा कण है, उससे छोटा कण नहीं होता। बाद में फेल हुआ, ये इसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो हमने पहली चीज़ पढ़ ली। उसके बाद इन्होंने ये कहा, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल मास, साइज, शेप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैव दिस 4 प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल्स, मतलब बिल्कुल सेम, आइडेंटिकल। जैसे आइडेंटिकल कहते हैं, 2 लोग आइडेंटिकल मतलब एक दूसरे से जुड़वा। तो वैसे ही अगर सेम एलिमेंट का एटम होगा तो उनकी ये प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के बिल्कुल सेम होगी, एग्जैक्ट, बिल्कुल आइडेंटिकल, नो डिफरेंस वुड बी डिडक्टेड। ठीक है, उस ज़माने में ये कहा गया था। और तीसरी लाइन ये थी कि एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट आइडेंटिकल शेप, उल्टा हैव नॉन आइडेंटिकल या फिर डिफरेंट मास, शेप, साइज, शेप छोड़िए, मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो ये उनकी डिफरेंट होगी। ठीक है, बस ये कुछ ऐसे ही। वैसे ही जो हमने 3 जो पढ़ लिए, चौथा इसमें यह है कि कंपाउंड्स आर फाउंड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो। एक रेशियो होगा फिक्स, जो भी रेशियो होगा, H2O का 2:1 रेशियो होता है, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1। ऐसे ही ग्लूकोज का C6H12O6, तो कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 12 और उसका 6, 1:1 का रेशियो हो जाता है। ठीक है, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हमारा कंपाउंड हमें पाया जाता है। ठीक है, और दूसरा है केमिकल रिएक्शन इज अ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एटम। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जब भी होती है, आपने देखा होगा, मतलब जाना पड़ा होगा कि पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी जो रिएक्शन होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा 10th में भी, बेरियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ऐसा ही होता है इसमें, यही कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एटम हो जाता है। जो सोडियम के साथ था वो डिस्प्लेसमेंट कहीं और चला जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट इसके पास आ जाता है, सल्फेट सोडियम के पास। तो कुछ ऐसा ही होता है, रीऑर्गेनाइजेशन, एक नया तरीके से ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, और दूसरा ये एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एंड इट मे नॉट बी इंटरकन्वर्टेड। ठीक है, इसका मतलब है ना तो हम इसको बना सकते हैं एटम को, ठीक है, कोई पावर है नहीं हमारे पास जो एटम बना दे, और ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, ना इसको हम कुछ ना बना सकते हैं, ना कुछ बिगाड़ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते इसका, ना इसको एक फॉर्म से दूसरे में बदल सकते हैं। आपके पास मान लो सोडियम का एटम मैंने दे दिया, और आपको मैंने ये कहा कि इसको पोटेशियम का बना दो, तो हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसे इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके साथ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है इसके साथ छेड़छाड़ वगैरह नहीं कर सकते, ये वैसे ही रहेंगी। ठीक है, उसके बाद जो मैंने आपसे कही थी कि जो डाल्टन ने कहा था कि एटम इज़ द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मैटर, तो वो बात मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो आई थी, मॉडर्न, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं मॉडर्न डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उस थ्योरी में जो बात आई थी वो बात यही आई कि जो एटम इज़ नो मोर द इंडिविजुअल पार्टिकल। ठीक है, अब वो एटम अब इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात मॉडर्न साइंस में 1950 के बाद पता चली, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे पे आ गया था। ठीक है, क्योंकि जॉन डाल्टन ने जो अपनी रिसर्च की थी वो 1808 में की थी, लेकिन ये 1950 के बाद पता चला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक, उससे पहले 20वीं शताब्दी में पता चला, 1932 में प्रोटॉन आया, ठीक है, चैडविक के द्वारा, जेम्स चैडविक, और ऐसे ही न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन
जे थॉमसन, इन्होंने इलेक्ट्रॉन ढूंढा, फिर इन्होंने इलेक्ट्रॉन 20वीं सदी में पूरा खोज दिया। ठीक है, देखने की जो लेकिन इलेक्ट्रॉन देखा किसी नहीं था, लेकिन जो देखना था तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, तब जाके हम इसको देख सके, वो 1950 के बाद ही आया। ठीक है, और बात जो है, और ये हम पहले ये मान के चलिए, डेल्टा जी मान चले थे कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास, साइज, शेप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये बात उनकी हुई फेल। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक मास वाली बात फेल हुई। हमने आइसोटॉप्स का नाम सुना है अभी तक, कई बार पेपर में आया भी है कि इसकी डेफिनेशन लिखो पेपर में, 10वीं के पेपर में। ठीक है, तो हमें याद ही होगा अच्छे से, आइसोटॉप्स एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो वो इनका एटॉमिक मास अलग होगा पर एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो वही ये बात इसमें उन्होंने कहा था कि सेम एलिमेंट होगा तो उसका मास भी सेम होगा, सेम अगर सेम एलिमेंट का एटम होगा तो ये इनकी बात, लेकिन इसमें फेल हुई कि अगर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट भी हुआ तो भी उनका मास डिफरेंट हो सकता है, जो आइसोटॉप्स के केस में हुआ। तो क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर, लेकिन एक का 35, एक का 37 ये मास होता है। ठीक है, जो हम मास लेते हैं ना 35.5, वो एवरेज मास लेते हैं इनका, इन दोनों का। ठीक है, जो नेचर में जिस हिसाब से ये पाए जाते हैं वो हम थोड़ा आगे अभी डिस्कस करेंगे। और तीसरी बात ये थी आइसोबार्स के बारे में पढ़ेंगे अब। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, साइज, शेप, मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये भी बता के चले गए थे वो तीसरी लाइन में, तो वो चीज़ फेल हुई कि आइसोबार आ गए, काफ़ी रिसर्च के बाद ये सब चीज़ें आई। ठीक है, तो ये आइसोबार आ गए तो उसमें क्या हुआ कि एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट में ऑल्सो हैव सेम मास। ठीक है, आइसोबार वो है, आइसोबार वो पेयर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ट्रिपल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कितनी 4 भी हो सकते हैं। तो ऐसे हाइड्रोजन के ट्रिपल है, कार्बन का पेयर है, कार्बन का। ठीक है, अभी इसका कैल्शियम और आर्गन का पेयर है आइसोबार में। ठीक है, तो इसका कैल्शियम का 20 एटॉमिक नंबर और आर्गन का 18, तो दोनों का एटॉमिक नंबर अलग है, मतलब अलग अलग एलिमेंट के एटम है ये। ठीक है, अलग अलग मतलब डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट ये है, फिर भी इनका मास सेम है 40। ठीक है, ये ठीक है, इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग है खाली। ठीक है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या मास नंबर देते हैं ना, तो न्यूट्रॉन की संख्या मान लो आर्गन में ज़्यादा है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कम होने के बावजूद भी कैल्शियम के एटॉमिक नंबर के बराबर आ रहा है। इसका देखो, जैसे 18 है आर्गन में इलेक्ट्रॉन, है ना, 18 इसका एटॉमिक नंबर है, तो मतलब 18 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन, और 40 इसका एटॉमिक मास, मतलब 22 इसमें वो है न्यूट्रॉन। लेकिन कैल्शियम में 20 प्रोटॉन है और 20 ही न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होने के कारण ये आइसोबार की खोज या ठीक है ये इनकी स्थापना हुई। ठीक, जी आइए अब उसके बाद जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी थी, मॉडर्न डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, काफ़ी अंधेरा हो रहा है, बोर्ड पे भी लग रहा होगा। ठीक है, थोड़ा मैनेज करिए, अगली बार थोड़ा पहले आके अरेंज करते हैं इन सभी को। ठीक है, उसके लिए माफ़ी भैया, अंधेरा हो रहा है। तो ये एटम जो उसकी मॉडर्न एटॉमिक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, उसका चौथा जो पॉइंट था, तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। बात बिल्कुल सच्ची है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन पार्ट करता है, हम एटम के द्वारा ही किसी रिएक्शन को दिखाते हैं और उसे फिर बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन या वगैरह जो प्रोसीजर्स होते हैं उसके अनुसार ही होते हैं, वो उसके अनुसार ही कंटिन्यू होते हैं। ठीक है, प्रोसीड करते हैं। तो और दूसरा 5वां जो पॉइंट था, द कंपाउंड, ठीक है, अ न्यू कंपाउंड और अ कंपाउंड इज ऑलवेज फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो और इन अ इंटीग्रल रेशियो। ठीक है, और इनका ना सिंपल विच मे नॉट बी ए सिंपल। ठीक है, कंपाउंड तो फिक्स रेशियो मतलब जो एलिमेंट्स होंगे, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट होंगे कंपाउंड के अंदर, एक रेशियो में तो अरेंज होंगे। उनका रेशियो क्या कहते हैं, एक इंटीग्रल रेशियो होगा। ठीक है, इंटीग्रल, ठीक है, या वोल नंबर रेशियो कह ले आप, वो होगा। ठीक है, सिंपल वोल नंबर रेशियो, सिंपल नहीं, ऐसा नहीं है। मॉडर्न एटॉमिक में ये बात आ गई कि सिंपल को ही हटा दिया गया, अलग मुश्किल वाला भी हो सकता है। तो जैसे मैंने कुछ देर पहले एग्जांपल आपको दिया था H2O और क्या कहते हैं C6H12O6 का, वाटर और ग्लूकोज का, काफ़ी अच्छे है ना दोनों चीज़। हाँ, काफ़ी फ़ायदेमंद है हमारे शरीर के लिए। पानी भी ज़्यादा पीजिए, ग्लूकोन डी कम यूज़ करें तो ही अच्छा है, वो हमारी बॉडी में बनता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक, तो उनका रेशियो कितना आसान था, 2:1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और दूसरा किसका रेशियो था, एटोमिसिटी रेशियो की बात कर रहा हूँ मैं भी, एटम्स की ना, और C6H12O6 में 1:2:1। ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो। लेकिन एक ऐसा मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके जो इंटीग्रल रेशियो है ना काफ़ी
तिगड़ मतलब इंट काफ़ी नो इज़ नॉट सिंपल, काफ़ी डिफिकल्ट हार्ड है ना। जैसे C12H22O11 इसको सिंपल 1 2 की या 3 की फॉर्म में नहीं तोड़ा जा सकता। C12H22O11 तोड़ेंगे तो डेसिमल में फ्रैक्शन में आ जाएगा जो ठीक नहीं, ठीक है। तो उस रेशियो को उस पॉइंट में लिखना ठीक नहीं। तो कंप्लीट नंबर के फॉर्म में जो हमने लिखा तो C12H22O11 जो हमारा आ गया, ठीक है। ये दिखाता है कि इनका रेशियो सेम नहीं है, ठीक, वो सिंपल नहीं है, माफ़ कीजिए, सिंपल इसका रेशियो नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं हम बिना किसी देरी के। तो उसमें एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास, ठीक है। आगे है एटॉमिक मास मोलिकुलर मास, सर जानते हैं ना, लेकिन परिभाषा इसकी आएगी 1 नंबर की पेपर में, तो ठीक है। द एटॉमिक मास इज द मास ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, 1 एटम ऑफ द एलिमेंट। हाँ, अब ये ओके, अब मतलब कैसे है मास कैसे डिफाइन किएगा? इट इज़ द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द एटम ऑफ द कार्बन 12 एलिमेंट, ठीक है, ओके, कार्बन 12 एटम, इट इज़ द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम आइसोटॉप्स, जिसका कार्बन का आइसोटॉप्स ना 12-14 मास, एक का 12 एक का 14 है ना, 12 और 16 एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहता है 6, ठीक है, ठीक है। तो क्या कहते हैं जो C12 वाला होगा उसके 1/12 का मास, 1/12 उससे हम किसी चीज़ को उसको किसी को डिवाइड करेंगे, उसके मास को, जो मास आएगा वो एटॉमिक मास यूनिट हमारी होगी। वो कैसे, एक उदाहरण के द्वारा आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। और अभी तक तो यही लिखा है बोर्ड पे सबसे लास्ट लाइन में कि 1 AMU इक्वल्स टू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये आप अपनी बेहतरीन नज़रों से ज़रूर देखे होंगे या फिर नॉर्मल आई से, ठीक है। तो ये एक है 1/12 मास है कार्बन C12 का, कार्बन 12 जिसका मास है उसका 1/12 मास है। इसी के अनुसार रिलेटिव मास इसे ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है, ऐसे ही रिलेटिव मास निकाला जाता है। इसके कई मतलब पहले ऑक्सीजन के रिलेटिव निकाला जाता था, पहले कुछ और भी था, ठीक है। बाद में कार्बन पे इसलिए आया, एक तो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है ये, ठीक है, वर्सेटाइल नेचर कार्बन का हर जगह फैला है ज़्यादा में, ठीक है, कभी इसकी कमी महसूस नहीं होने वाली। और भी कुछ फ़ायदे थे, रेशियो इनको जो हमें मास मिलते थे कंप्लीट नंबर्स की फॉर्म में मिलते थे, जैसे कार्बन का ही 12 है, ठीक है। अब हाइड्रोजन का 1 मान लेते हैं हम, ऑक्सीजन का 16 मान लेते हैं, खाली सिंगल एटम ऑक्सीजन गैस का 32 मानते हैं क्योंकि वो O2 की मोलिकुलर फॉर्म में होता है। ऐसे तो कार्बन के रिलेटिव इसलिए मास निकाला जाता है कि एक कंप्लीट नंबर्स में हमें मास मिलता है, ठीक है। हाँ, ये हमें मिलता है। जी बिल्कुल उजाला हो गया अब, ठीक, सफ़ेद पूरा वाइट दिख रहा है ना थोड़ा, ठीक, एक्सपोजर से यूजुअली हम बाहर हैं, ठीक। जो हमने कहा था कि कैसे एटॉमिक मास AMU पे बात चल रही थी, एग्जांपल हम बता रहे थे आपको, किसका, हाइड्रोजन का बता रहे थे, ठीक है। अब तक यही लिखा था कि कार्बन का 1/12 जो मास होता है वो 1A मतलब जो 1/12 होता है वो 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। वैसे ही हाइड्रोजन का होता है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब एक AMU की वैल्यू कहाँ से आई? अब इसको डिवाइड 1/12 हमने कहा था ना, तो 1/12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/12 जो लेकिन आ गया रेसिप्रोकल में, ठीक है, रेसिप्रोकल था जो आया। लेकिन फिर हम जब रिलेटिव निकालना था तो कहते हैं कि भैया कि ऐसे हम ऐसे ही कह देंगे, जैसे एक मतलब सीधा इसी की भाषा में समझाते हैं कि जो अगर हाइड्रोजन का मास इतना है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और कार्बन के रिलेटिव निकालना है, रिलेटिव जब भी रिलेटिव आता है तो कुछ ना कुछ अपॉन डिनोमिनेटर में आता है, तो बस ऐसे ही हम करेंगे, ऊपर मास ऑफ हाइड्रोजन लिख देंगे, नीचे मास ऑफ मतलब एक एटम का मास है ये, ठीक है, 1 एटम ऑफ का मतलब 1/12 ऑफ द कार्बन C12 एटम, उसको डिवाइड करेंगे तो हाइड्रोजन का आएगा अलग हो 1.0078, तो ये इसका मास है। तो 1.00 दशमलव के बाद, ये डेसिमल के बाद बहुत दूर है संख्या, तो खाली 1 ले लेते हैं हम, जो हम हमेशा पढ़ते हैं 1। बाद में क्या हुआ कि ये AMU एटॉमिक मास यूनिट को हमने रिप्लेस कर दिया किससे? यूनिफाइड मास से। तो जो यूनिफाइड मास था हमारा, हमने इसे उससे रिप्लेस कर दिया, ठीक है, उससे हमने इसे क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। अब उसके बाद बात आती है, अब उसके नीचे लिखा होगा नोट, वेन एवर वी यूज़ द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इन एनी कैलकुलेशन वी यूजुअली नोट द एवरेज एटॉमिक मास। हम एवरेज एटॉमिक मास का इस्तेमाल हमेशा करते हैं, ठीक है। एवरेज इसलिए लेते हैं कि क्योंकि हम कोई पक्षपात नहीं करना चाहते कि हम C12 को ही ले रहे हैं,
C14 को क्यों नहीं ले रहे, तो इसलिए हम सभी का एवरेज लेते हैं कि भैया सब खुश रहें, ठीक है, सारे एलिमेंट खुश रहें, उनके एटम्स खुश रहें, तो ऐसे ही है ना। तो जो इनका जो था एवरेज हमने लिया, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास हमने इसका यूजुअली कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब जो बात है एवरेज एटॉमिक मासेस, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मासेस इट इज़ बस, ठीक है, व्हेनेवर कोई जब भी कोई एटम का एलिमेंट का एटम दो या दो से ज़्यादा, 2 और मोर फॉर्म में दिखता है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा आइसोटॉप को शो करता है नेचर में, तब उसका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, ठीक है। देन वी कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑल इट्स आइसोटॉप्स ऑफ ऑल इट्स नेचुरली ऑक्योरिंग आइसोटॉप, जो नेचुरली है, हमने सिंथेटिक तरीके से नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया उसे, वो हमें मिला अपनी पढ़ाई के दौरान, नेचर में बना मिला, ठीक है। नेचर जो बनाती है वो सही बनाती है, इसलिए नेचर लिखना ज़रूरी है, नेचुरली ऑक्योरिंग एलिमेंट्स, ठीक है। जो नेचर ने बनाया हमें उसी हिसाब से खुश रहना चाहिए, चाहे कई मामलों में ये बात आती है, ठीक। तो ये हम अभी तक यहाँ तक बड़े सरल भाषा में पहुँच गए। ठीक, तो जो हमने एवरेज एटॉमिक मास की जो बात की थी उस पे आते हैं हम थोड़ा, ठीक है, जो हम कर रहे थे। तो एक एग्जांपल है, कार्बन का एग्जांपल है हम जो, ठीक है। तो एक एग्जांपल से मतलब एवरेज एटॉमिक मास होता है तो सभी आइसोटॉप का एवरेज मास आता है वही, वो कैसे निकालते हैं उदाहरण में हम देखेंगे, एग्जाम्पल में देखेंगे, ठीक। तो एग्जाम्पल दे रखा है कार्बन को, मतलब जो डाटा दे रखा है ना, एग्जामिन द डाटा टू कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास, है ना। तो उस डाटा को कैलकुलेट हमें एग्जामिन करके हमें एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। तो एक कार्बन जो है हमारा C12 वो 98.892 के परसेंटेज में हमें पाया जाता है, ठीक है, जिसका मास 12 है, ठीक है। एक होगा C13 जो है हमारा, ठीक है, वो मिलेगा 1.108%, ठीक है। और बाकी जो वो बचा C14 वाला जो हमारा बचा वो मिलेगा हमें 2 × 10⁻⁻10, बहुत ही कम परसेंटेज में हमें मिलेगा, ठीक है। ये तो इसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, जो परसेंटेज थी इसको हम उसके एक्चुअल मास से, जैसे 98.892 था मास, उसको हमने जो एक्चुअल मास था 12 उससे गुना किया और फिर 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसका ये तीनों के साथ सेम चीज़ की, जितने परसेंटेज थी उसको उतने ही एक्चुअल मास से गुना किया, उससे 100 से डिवाइड किया और तीनों को ऐड कर दिया। तो कार्बन में हमने यहाँ पे इस कॉर्नर पे वही किया है, ठीक है। जो फिर हमें मास जो मिला वो मिला 12.011, तो जो हमें कार्बन का मास मिला, ठीक। तो इस मास में क्या मतलब, ये मास हमें C12 की हम हमेशा बात करते आए हैं, ये C12 इसका मास 12 है, इसलिए कार्बन 12 ये बन गया, ठीक है। ये फिर हम इसके रिलेटिव मास कैलकुलेट करने हमेशा के लिए लग गए, ठीक। तो आज के लिए ये हम यहीं एंड करते हैं। काफ़ी कुछ मतलब जो कुछ हमने पढ़ा ये आप पढ़ लीजिएगा और आगे की तैयारी आप खुद भी कीजिएगा, और मैं जो साथ में हूँ वो रहूँगा। जी शुक्रिया, थैंक यू।